गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का उत्कर्ष ऐप लाइव क्लासेस के अंदर स्वागत। सब लोग फटाफट जुड़ेंगे, उसके बाद आज के सेशन की अपन शुरुआत करेंगे। विम्स ट्यूमर की पिक्चर आपको देखनी थी और इसके अलावा जितने भी मैंने आपको जो है मैनेजमेंट बताया था आपके ब्लैडर कैंसर का, उसकी पिक्चर देखनी थी। तो 1 बाय 1 करके पहले उनकी पिक्चर देखेंगे अपन। तो सब्जेक्ट आज आपका कौन सा है बच्चों? तो सब्जेक्ट आपका है ऑन्कोलॉजी। सब्जेक्ट है ऑन्कोलॉजी। टॉपिक लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया है फटाफट बता दीजिए, पिक्चर सारी दिखा देंगे। लास्ट कहाँ तक पढ़ा है? प्रोस्टेट कैंसर कहाँ तक पढ़ा है बच्चों? कल हमने प्रोस्टेट कैंसर शुरू कर दिया था। प्रोस्टेट कैंसर कहाँ तक पढ़ा है फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, उसके बाद शुरू करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है आपका कहाँ तक पढ़ लिया था? डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ने हैं, क्लिनिकल फीचर्स तक हो गया था। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और फिर अपन पढ़ेंगे प्रोस्टेट कैंसर का मैनेजमेंट। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपन क्लिनिकल फीचर्स हो गए हैं, मैनिफेस्टेशन अवर हो गए हैं, सिम्टम कहाँ तक हुआ है बच्चों? एग्जैक्टली। डायग्नोसिस टेस्ट पढ़ेंगे अपन फिर। तो यहाँ पे टॉपिक की अगर हम बात करें कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो प्रोस्टेट कैंसर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद अपन शुरू करेंगे नए चैप्टर की कहानी। तो यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर पार्ट 2, प्रोस्टेट कैंसर पार्ट 2 और इसके अलावा अपन हेमेटोलॉजिकल कैंसर पढ़ेंगे, ल्यूकेमिया। क्या शुरू करेंगे बच्चों? हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर शुरू करेंगे, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया पढ़ना शुरू कर लेंगे प्रोस्टेट कैंसर को कंप्लीट करके। उसके बाद लिम्फोमा, लिम्फोमा के बाद फिर मल्टीपल माइलोमा पढ़ेंगे और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आपके जेनिटल ऑर्गन के कैंसर, जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर आपका पार्ट 2 चल रहा है। प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस टेस्ट नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट के अंदर हम देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो आपकी पिक्चर देखनी थी आपको कल की वो दिखा देंगे। पहले प्रोस्टेट कैंसर को अपन कंप्लीट कर देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा ब्लड मार्कर पीएसए। ब्लड मार्कर एक होता है प्रोस्टेट एसीटेट एंजाइम, वो भी देखा जाता है। तो एक होता है प्रोस्टेट एसीटेट एंजाइम, PAE। तो हम इसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या फिर प्रोस्टेट एसीटेट एंजाइम, एसीटेट एंजाइम। दूसरा आप देखते हो PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है इसकी नॉर्मल रेंज ये है कि लेस देन 5 नैनोग्राम रहे। क्या है? लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml रहे। 5 to 9 डाउटफुल होता है, डाउटफुल होता है। और मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml आ जाए तो इसको हम कहते हैं ये टेस्ट पॉजिटिव है। इस टेस्ट को BPH के अंदर भी परफॉर्म किया जाता है, प्रोस्टेट बिनाइन हाइपरप्लेजिया के अंदर। इसके अलावा रूटीन ब्लड टेस्ट करोगे। एक एग्जामिनेशन होता है DRE। DRE का मतलब होता है साइज देखने के लिए, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन।
डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो यहाँ से डिजिटल रेक्टल मतलब डिजिटल कोई ये पिक्चर ऐसा बोर्ड नहीं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो होता है ये आपकी ग्लाउड हैंड आप पहनते हो फिंगर, और फिंगर से रेक्टम में इंसर्जन करते हो अपनी फिंगर, और प्रोस्टेट की साइज को पालपेट करते हो, उसको बोलते हैं DRE एग्जामिनेशन करना, टू असेस द साइज ऑफ प्रोस्टेट। जब तक मैं कॉफ़ी पी लूँ तब तक तुम फटाफट इसको लिख दो। उसके बाद कन्फर्मेटिव क्या है, बायोप्सी है। और क्या करेंगे, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन। उसके अलावा क्या करते हैं, अगली कंडीशन बच्चों आपकी है वो है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में CT स्कैन, MRI, साइड में कितना एक्सपांड हो गया है, MRI, तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन CT स्कैन, MRI और PET स्कैन है। इसके अलावा कन्फर्मेटिव बायोप्सी है। कन्फर्मेटिव क्या है, बायोप्सी है, कन्फर्मेटिव बायोप्सी। CT स्कैन, MRI और PET स्कैन, कन्फर्मेटिव क्या है, बायोप्सी, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगली कंडीशन बच्चों आपका है मैनेजमेंट। प्रोस्टेट के ऊपर रेडिएशन लगाया जा सकता है, ट्राइडियम आइसोटॉप रेडिएशन, जैसे कि मैंने आपको रेडिएशन पढ़ाते वक्त बताया था, ट्राइडियम आइसोटॉप, ट्राइडियम आइसोटॉप इम्प्लांट फॉर्म में। डायरेक्ट रेज नहीं डाली जाती है प्रोस्टेट के ऊपर क्योंकि रप्चर होने की संभावना रहती है। दूसरा है कीमोथेरेपी, और तीसरा है सर्जरी।
सर्जरी के अंदर TURP, TUMT, TURP, TUMT और TUNA, ये कुछ रिसेक्शन करने के तरीके हैं जिनको अपन अगले पेज पे देखते हैं पूरे नाम। और या फिर मोस्ट कॉमनली जो परफॉर्म की जाती है वो है सुप्रा प्यूबिक, थ्रो पेरिनियम और रेट्रोप्यूबिक। 3 तरीके से प्रोस्टेक्टमी की जाती है और ये एब्लेशन करने का तरीका है। TURP ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी और ट्रांस यूरेथ्रल निडल एब्लेशन। ये अफेक्टेड साइड को हटाने के तरीके हैं। पार्शियल, कंप्लीट या टोटल प्रोस्टेक्टमी करने के तरीके होते हैं सुप्राप्यूबिक, रेट्रोप्यूबिक और थ्रो पेरिनियम। उसके बाद में परफॉर्म करना होता है आपको ब्लैडर इरिगेशन। इन सब की फुल फॉर्म क्या है? ये है पार्शियल प्रोस्टेक्टमी। पार्शियल मतलब ये सारे तरीके हैं पार्शियल प्रोस्टेक्टमी के। पार्शियल प्रोस्टेक्टमी के अंदर ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये किसकी फुल फॉर्म है? TURP की। दूसरा आपका है ट्रांस यूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। एक होता है ट्रांस यूरेथ्रल निडल एब्लेशन। ट्रांस यूरेथ्रल निडल एब्लेशन। कंप्लीट प्रोस्टेक्टमी करने का तरीका जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, कंप्लीट या टोटल प्रोस्टेक्टमी। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है वो है सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी। दूसरा है आपका सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी। इसके अलावा है आपका थ्रो पेरिनियम भी रिसेक्शन किया जा सकता है और इसके अलावा किया जा सकता है रेट्रोप्यूबिक। किया जा सकता है। थ्रो पेरिनियम और सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी की जा सकती है। UHG कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप ऐड कर सकते हैं कि सोनोग्राफी कर सकते हैं क्या? UHG बिल्कुल। इसमें भी साइज और ग्रेड बता देते कितने ग्रेड का स्वेलिंग आ रखा है उसके अंदर प्रोस्टेट में।
रेट्रोप्यूबिक, थ्रो पेरिनियम, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, ये सब। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी, ट्रांसयूरेथ्रल निडल एब्लेशन, सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी और थ्रो पेरिनियम और रेट्रोप्यूबिक, ये तो है सर्जिकल करेक्शन। अब आफ्टर सर्जरी जो होता है वो ब्लैडर इरिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि क्लॉट ब्लैडर की तरफ चले जाते हैं ब्लीडिंग के। आफ्टर TURP और सर्जरी, TURP और सर्जिकल करेक्शन, ब्लैडर इरिगेशन परफॉर्म करना पड़ता है। क्या? ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर इरिगेशन, तो जो ब्लैडर इरिगेशन करना पड़ता है इसके लिए यूज ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। इसमें वन पोर्ट किसके लिए बच्चों? वन पोर्ट है आपके फिक्सेशन के लिए। दूसरा पोर्ट किसके लिए है? वन पोर्ट है इनफ्लो के लिए। और वन पोर्ट किसके लिए है? आउटफ्लो के लिए। ग्लिसरीन वगैरह, नॉर्मल सलाइन वगैरह से ब्लैडर इरिगेशन किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्मूथनिंग के लिए ग्लिसरीन है, सॉल्यूशन क्या यूज करेंगे? नॉर्मल सलाइन से कर सकते हो, ग्लिसरीन से कर सकते हो फॉर द स्मूथनिंग ऑफ द ब्लैडर। इनिशियली सर्जरी के बाद में ब्लीडिंग और क्लॉट आना नॉर्मल फाइंडिंग है, लेकिन लेटर ऑन कंडीशन अगर ऐसा क्लॉट और ब्लीडिंग रहे तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो नोट करके लेके, इनिशियल आफ्टर सर्जरी क्लॉट और ब्लीडिंग नॉर्मल है, क्लॉट और ब्लीडिंग नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है, नॉर्मल फाइंडिंग है। समय के साथ में हेमरेज बढ़ता जाए या क्लॉट बढ़ते जाए तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। अगला है कॉम्प्लिकेशन क्या है प्रोस्टेट कैंसर के बच्चों? कॉम्प्लिकेशन, इनिशियल ज़्यादा हेमरेज हो सकता है। तो इनिशियल तो क्या हो सकता है? ज़्यादा हेमरेज होने की संभावना, ये रिस्क है, हेमरेज और पेन। लेकिन लेट बोलो या मेन कॉम्प्लिकेशन बोलो, वो है स्टरलिटी। मेल स्टराइल हो जाएगा क्योंकि प्रोस्टेटिक फ्लूइड ही सीमन है। स्टरलिटी मेल में होती है, इसलिए मेल इनफर्टाइल स्टराइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड के बिना इजैकुलेशन नहीं होगा, एब्सेंट ऑफ सीमन, एस्पर्मिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्पर्मिया का मतलब एब्सेंट ऑफ सीमन।
एब्सेंट ऑफ सीमन। क्यों? क्योंकि सीमन बनाने का काम किसका है? तो आपने बोला भाई सीमन बनाने का काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का, स्पर्म आते हैं पीछे से ट्रैक से और इजैकुलेशन होता है सीमन का, उसके साथ में होता है स्पर्म। अगली कंडीशन बच्चों आपका कि कल जो पिक्चर आप देखना चाह रहे थे ब्लैडर कैंसर के अंदर की सर्जरी का, कॉक पाउच, इंडियाना पाउच, यूरेट्रोस्टॉमी और विम्स ट्यूमर की किडनी, वो सारी पिक्चर आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा कि ब्लैडर कैंसर के अंदर कैसे यूरेट्रोस्टॉमी किया जाता है। यूरेट्रोस्टॉमी इस तरीके से परफॉर्म होता है, या तो यूनिलेटरल या बाइलेटरल। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नॉर्मली खुलते हैं आकर के, कल अपना नेट नहीं चला था इसलिए हम देख नहीं पाए थे, तो आप इसके अंदर मत चिपका देना कहीं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए पिक्चर देखना है आपको कि नॉर्मली क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर के खुलता है, लेकिन ब्लैडर सिस्टेक्टमी करके हटाया तो फिर आपने यूनिलेटरल यूरोस्टॉमी करके बाहर एब्डोमेन के ऊपर पाउच बैग लगा दिया, ये हो गई यूरेट्रोस्टॉमी। अगला होता है आपका इलियल कॉन्डाइन। इलियल कॉन्डाइन के अंदर इलियम वाले पार्ट का यूज करते हैं अपन। इलियल कॉन्डाइन, इलियल कॉन्डाइन कैसे डेवलप किया जाता है? तो इलियम वाले पार्ट का हिस्से का यूज करके इलियल कॉन्डाइन बना करके एक रिजर्वायर बैग की तरह और बाहर सुप्रा पे भी कैथेटर लगा देते हैं। ये आपका इलियल कॉन्डाइन है जो कि आपको दिख रहा है। अगली पिक्चर अगर अपन देखें, कॉक पाउच में ट्रांसवर्स कॉलोन का यूज करेंगे, इंडियाना के अंदर सिग्मॉइड का करेंगे। किक बन गया ये। कॉक पाउच, ये इस तरीके से कॉक पाउच क्रिएट किया जाता है जहां पे किसी आंत के हिस्से को रिजर्वायर बाग बनाया है ट्रांसवर्स कॉलोन के हिस्से को। ये रहा आपका कॉक पाउच। ट्रांसवर्स कॉलोन है ये, इसके एक हिस्से को ऐसा फुला करके रिजर्वायर बैग बनाए, यहाँ से एक ट्यूब कनेक्ट कर दी और एब्डोमिनल वॉल के ऊपर एक बैग लगा देंगे, तो वहां जो है आपका यूरिन ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर नहीं है पिक्चर? क्लियर कर देते हैं। अब आपकी क्लियर पिक्चर दिख रही होगी सारी की सारी। ये देख लो। उसके बाद अपन देखते हैं इंडियाना पाउच को, फिर देखते हैं विम्स ट्यूमर की किडनी कैसी होती है।
क्लियर है बच्चों? अगली देखें, इंडियाना पाउच और आपका इंडियाना पाउच, यहाँ पे सिग्मोइड कॉलन के हिस्से का रिसेक्शन करेंगे नीचे से, और उसके बाद ये पाउच क्रिएट किया जाता है जहाँ पे यूरिन ड्रेन करने का आसान तरीका है, इंडियाना पाउच। ऐसे ये आंत का सिग्मोइड कॉलन का हिस्सा है, उसका रिसेक्ट करके ऐसे पाउच बनाए और उसके अंदर यूरेटर को कनेक्ट कर दिया। अब वहाँ से भी बाहर ट्यूब कनेक्ट कर देंगे एब्डोमेन की वॉल से, और बाहर ड्रेन करेंगे यूरिन को। ये आपका इंडियाना पाउच है। अगली कंडीशन है विम्स ट्यूमर की किडनी कैसे दिखती है। आपने कल जो पढ़ा विम्स ट्यूमर, विम्स ट्यूमर ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है, और ये देख पा रहे हो आप, बच्चा बेचारा छोटा सा और उसकी किडनी अफेक्टेड दिख रही है। और एग्जैक्टली विम्स ट्यूमर का किडनी जो सेपरेटली आप देखोगे तो ऐसा विम्स ट्यूमर होता है। ये विम्स ट्यूमर का किडनी है। ये इस तरीके के हालात आपको देखने को मिलता है। सिग्मोइड कॉलन के हिस्से को बच्चों काटा जाता है, जैसे ट्रांसवर्स कॉलन के भी हिस्सों किया है। जैसे ये सिग्मोइड कॉलन है तो इसको यहाँ से कट करके अलग से बताया आपको, कट करके फिर इस तरीके से रिजर्वायर बनाए और फिर यूरेटर को इसके अंदर कनेक्ट कर दिया। फिर इसके अंदर से एक ट्यूब होगी जो एब्डोमिनल वॉल के ऊपर खुलेगी, बाहर चाहे तो बैग लगा दो, जिससे क्या है यूरिन इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये भरेगा ये बाहर खाली हो जाएगा। सेम ऐसा ही कॉक पाउच में और लिलियल कॉन्डाइन के अंदर भी होता है। ये आपका है विम्स ट्यूमर का किडनी। तो ये इस तरीके के हालात दिखते हैं आपको। नेक्स्ट कंडीशन बच्चों आपकी जो है वो अपन शुरू करते हैं, ल्यूकेमिया हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो आपके रीनल सिस्टम के और जीआई सिस्टम के कैंसर कंप्लीट हुए। अब हेमेटोलॉजिकल कैंसर, हेमेटोलॉजिकल कैंसर में ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, हालांकि लिम्फोमा आपके इम्यूनिटी का पार्ट जरूर है लिम्फोमा, क्योंकि लिम्फ नोड इम्यूनिटी का काम करता ही है, फेगोसाइटोसिस वर्क है। तो ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा के अंदर बोन एंड जॉइंट अफेक्ट होते हैं, बोन के अंदर बोन मैरो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस बच्चों, पहले तो पढ़ेंगे अपन ल्यूकेमिया, उसके बाद अपन देखेंगे लिम्फोमा, और लिम्फोमा में आते हैं हॉडकिंस और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। थर्ड कंडीशन होगी आपकी मल्टीपल माइलोमा, और इनका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, मल्टीपल माइलोमा का और ल्यूकेमिया का। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और मल्टीपल माइलोमा, ये तीनों कंडीशन अपन बैक टू बैक पढ़ेंगे। पहले शुरू करेंगे ल्यूकेमिया। हाँ बिल्कुल, बैग सारे के सारे बाहर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर लगेंगे, अंदर नहीं लगेंगे। बैग इनसाइड बॉडी नहीं लगेंगे, बाहर लगेंगे ताकि आप यूरिन खाली कर सको। हेमेटोलॉजिकल कैंसर के अंदर ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। सबसे पहले अपन ल्यूकेमिया पढ़ेंगे, फिर लिम्फोमा पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा के अंदर ही मैं आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सारी प्रोसेस बताऊंगी, किस तरीके से बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपका ल्यूकेमिया, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ ल्यूकेमिया। क्या होता है ल्यूकेमिया, फटाफट बताओ। WBC का कैंसर, ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, WBC को। इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए इमेच्योर और एक्सेसिव, इट इज ए
immature or excessive proliferation immature or excessive proliferation of leukocyte that is called leukemia. That is called leukemia. It is a malignant. ये कोई बिनाइन नहीं होता है, malignant ही होता है. Malignant. It is a malignant. Mostly diagnosed less than 1 year. Leukemia mostly seen in children. ऐसा नहीं है ल्यूकेमिया एडल्ट और ओल्ड एज में होता नहीं है, लेकिन ल्यूकेमिया ज़्यादातर यंग एज के अंदर हो जाता है. अगर आपसे कोई पूछे कि ल्यूकेमिया जो होता है ये कब होता है, तो आपको कहना है लेस देन 1 ईयर एज में ज़्यादातर टाइम डायग्नोस हो जाता है. और ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये टाइप ऑफ सार्कोमा है बच्चों. क्या है ये? टाइप ऑफ सार्कोमा है. टाइप ऑफ सार्कोमा है, नॉट कार्सिनोमा. और सार्कोमा हमेशा ही घातक होते हैं. किसके कंपैरिजन में? कार्सिनोमा के कंपैरिजन में. मोस्टली डायग्नोस लेस देन 1 year of age. 1 year of age. बिल्कुल इंक्रीज है नंबर ऑफ WBC. लेकिन ये WBC बढ़ती कैसी है? इमेच्योर और एक्सेसिव होती है, हमारे बॉडी के काम नहीं आता है. इसका मेजर रिस्क फैक्टर क्या होता है? जेनेटिक्स, जीन म्यूटेशन. अगली हेडिंग लगाओ, रिस्क फैक्टर ऑफ ल्यूकेमिया. रिस्क फैक्टर, तो रिस्क फैक्टर के अंदर मोस्ट कॉमनली अगर आपसे पूछे तो फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक जीन म्यूटेशन. जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी. क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी आपको मैंने पहले भी नाम सुनाया होगा बच्चों. क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज. क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी में जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला था ALL ज़्यादा कॉमन किसके साथ में है? डाउन सिंड्रोम के साथ. जैसे कि आपको मैंने बोला था कि CML किसके साथ में होता है, तो आपने बोला फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. इसके अलावा और क्या? इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ पे कीमो और रेडिएशन एक्सपोजर. कीमो और रेडिएशन एक्सपोजर. इसके अलावा हीट एक्सपोजर, क्रोनिक इरिटेंट, क्रोनिक इरिटेंट के अंदर आता है अल्कोहल, स्मोकिंग, टॉबैको, इसके अलावा इन्फेक्टियस डिजीज. बहुत सारी इन्फेक्टियस डिजीज जो होती है वो कारण बन जाती है आपके कैंसर का. हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको इतना लिखेगा, उसके बाद आगे लिखते हैं.
फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में पहले पढ़ा चुके, ये बच्चे बीच में से मत देखो क्लास से, जा करके पढ़ के आओ। रिस्क फैक्टर जहाँ पढ़ाई मैंने आपको, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस रिस्क फैक्टर। क्रोमोसोम नंबर 9 का ट्रांसक्रिप्टेज होना 22 के अंदर कहलाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। यह है क्रोनिक इरिटेंट। इसके अलावा इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्शन? any hematological disorder, viral infection especially viral infection, bone marrow disorder, lymphoma may also convert into leukemia. Lymphoma may also convert into leukemia. ये कुछ रिस्क फैक्टर है। अगली कंडीशन है टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। ये लिखो, उसके बाद शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। एक बच्चा कह रहा है मैम इसमें WBC कम होती जाएगी फिर तो, और RBC बढ़ती जाएगी, ऐसा होगा क्या? अरे बच्चे, WBC का कैंसर है तो WBC कम कैसे होगी? एक्सेसिव और इमेच्योर प्रोलिफरेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी कि WBC का ही तो कैंसर है और वो कम कहाँ से होगी? अगला है टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया के अंदर सबसे पहला टाइप है ALL, एक्यूट लिम्फोसाइटिक या लिम्फोइड ल्यूकेमिया। इसको हम बोलते हैं इट इज ए मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। सबसे डेंजरस टाइप यही है, डेंजरस टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। अफेक्ट lymphoid cell of bone marrow, lymphoid cell of bone marrow। इसके अलावा अफेक्ट lymphoid cell of bone marrow, इसके अलावा हम कहते हैं एसोसिएट विथ डाउन सिंड्रोम, एसोसिएट विथ डाउन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन, ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन।
मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन। दूसरा है बच्चों AML। AML एक्यूट माइलोसाइटिक या माइलोइड ल्यूकेमिया। इसके अंदर इट इज ए कैंसर ऑफ माइलोइड सेल ऑफ बोन मैरो। मोस्ट कॉमन इन अडल्ट। कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होता है? एज 15 to 39 ईयर ऑफ एज। मोस्टली अफेक्ट माइलोइड टिश्यू, माइलोइड सेल ऑफ बोन मैरो, माइलोइड सेल ऑफ बोन मैरो। तो यहाँ पे एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर होता है? AML। अगली कंडीशन है CLL और CML। अगला है CLL। तीसरी कंडीशन आपकी है कैंसर की CLL। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक लिम्फोसाइटिक बोलो या इसको बोलो लिम्फोइड ल्यूकेमिया। It is a cancer condition, malignant cancer condition of lymphocyte, WBC के टाइप होते हैं बच्चों, lymphocyte B और T, कैंसर कंडीशन ऑफ lymphocyte cell, मोस्ट कॉमन इन ओल्ड एज ग्रुप ज़्यादातर 60 के बाद, एज मोर देन 60 या 65 ईयर ऑफ एज। अगला है बच्चों CML। अगला आपका टाइप है CML, क्रोनिक माइलोसाइटिक या माइलोइड ल्यूकेमिया। मोस्टली अफेक्ट माइलोइड सेल ऑफ बोन मैरो। एक कंडीशन एक्यूट है, दूसरी क्रोनिक है।
बोन मैरो किस एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप लिखोगे 20 से 40 ईयर ऑफ एज। ये भी है ही एडल्ट एज का, लेकिन AML के कंपैरिजन में लेस होता है, इसलिए मोस्ट कॉमन AML हो गया एडल्ट के अंदर। एसोसिएट विथ किसके साथ में ज़्यादा होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के साथ। एसोसिएट विथ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। यहाँ पे 9 नंबर का ट्रांसक्रिप्टेज 22 के अंदर होता है क्रोमोसोम का। हाँ बिल्कुल, WBC के काउंट जो होते हैं वो GSSF इंजेक्शन के द्वारा भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, और आपके ल्यूकेमिया के अंदर भी इंक्रीज होता है। नंबर में ज़्यादा होती है लेकिन काम की नहीं है, इसलिए इमैच्योर और एक्सेसिव होती है। अगली कंडीशन क्या है बच्चों आपकी, ये तो हो गए आपके टाइप। अगला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ल्यूकेमिया। जब आपका ब्लड अफेक्ट होता है तो बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हेमेटोलॉजिकल सिम्टम, सबसे पहले तो मरीज के अंदर हेमेटोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, क्योंकि ब्लड अफेक्ट होगा WBC की वजह से ऑर्गन के अंदर। मरीज कैसा हो जाएगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। बहुत ज़्यादा है WBC लेकिन काम नहीं करिए, इसलिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इसकी वजह से इंक्रीज चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे मरीज को हो गया ब्रोंकाइटिस, जैसे मरीज को हो गया टॉन्सिलाइटिस, किसी न किसी ऐसी हिस्ट्री के साथ मरीज आएगा, इन्फेक्शन की हिस्ट्री और फीवर की हिस्ट्री के साथ। और निमोनिया, UTI, निमोनिया, UTI, सॉर थ्रोट, ऐसी कोई हिस्ट्री के साथ आएगा। इसके अलावा मरीज के अंदर रहेगा पानसाइटोपेनिया की हिस्ट्री भी हो सकती है। कई बार ऐसे हालातों के चलते पानसाइटोपेनिया भी हो जाता है, सारी ब्लड सेल डिक्रीज हो जाती है, सारी मतलब WBC तो बढ़ी हुई रहती है, तो अपन पानसाइटोपेनिया नहीं कह सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि डिक्रीज हो जाती है RBC, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, मरीज के अंदर स्किन के ऊपर रैसेज आ जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
प्लेटलेट के काउंट कई बार गिर जाते हैं बोन मैरो अफेक्ट होने की वजह से। इसके अलावा मरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा एनीमिया। इसके अलावा मरीज़ के अंदर इंक्रीज हो जाएगी ब्लीडिंग टेंडेंसी प्लेटलेट के कम होने से। तो वेरियस सिम्टम आप निकाल सकते हैं। मरीज़ के लिम्फ नोड अफेक्ट होने की वजह से लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी का मतलब अनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। क्या होता है? अनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। तो यहाँ पे अनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। इसके अलावा मरीज़ के अंदर जीआई सिस्टम अफेक्ट होगा। मरीज़ के अंदर फीवर भी आएगा। मरीज़ के अंदर क्या होगा? WBC के ज़्यादा बढ़ने की वजह से फीवर आएगा। डाइफोरेसिस स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा। ये सारे सिम्टम लिखो अगले पेज पे। बाकी सारी की सारी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ल्यूकेमिया ब्लड का अंदर WBC को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हर ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। मरीज बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बन गया है। इसको लिखिएगा, फिर अगले सिम्टम अगले पेज पे लिखते हैं अपन। हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली कंडीशन है, और क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? और जीआई सिस्टम अफेक्ट होगा। नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, इंडाइजेशन, डायरिया, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाना आंत के अंदर। इसके अलावा सीवियर वेट लॉस को बोला जाता है कैकेक्सिया। इसके अलावा मरीज के अंदर क्या सिम्टम आएंगे? मरीज के अंदर आएगा स्किन रैसेज, और ब्रेन के अंदर एन्सेफेलाइटिस या ऐसी मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम होने लगी तो उसकी वजह से क्या होने लगेगा? मरीज के अंदर हेडेक होने लगेगा, और मरीज ड्राउजी हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, ड्राउजीनेस। मरीज रहेगा थका हुआ, फटीग, थकान हो जाएगी। मरीज के अंदर सीजर प्रोड्यूस हो सकते हैं, सीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है मरीज के अंदर। और इसके अलावा
इस मरीज के अंदर और क्या देखने को मिलेगा आपको? तो इसके अलावा इस मरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा आर्थलेजिया। आर्थलेजिया का मतलब जॉइंट में दर्द, पूरी वैसे तो पूरी बॉडी में दर्द होगा, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन होगा, माइलेज होगा, माइलेज होगा। इसके अलावा मरीज के अंदर हमेशा ही वीकनेस रहेगी, मसल्स एक देखने को मिलेगा। आरआरबी रिजल्ट कब तक आ जाएगा? आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेपेटोमेगेली, स्प्लेनोमेगेली हो जाएगा। लीवर के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन होने की वजह से लीवर के एंजाइम इंक्रीज हो जाएंगे, स्प्लीन की साइज बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, ऐसे सारे सिम्टम आएंगे इन्फ्लामेशन वाले। अगली कंडीशन है डायग्नोसिस कैसे करेंगे ल्यूकेमिया का? तो ये ज़्यादातर परिवार के हिस्ट्री पे टिका हुआ है ही, तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे बच्चों। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ल्यूकेमिया में क्या आइडेंटिफाई होगा? तो ल्यूकेमिया के अंदर हम कोई ऑर्गन के अंदर ट्यूमर नहीं देख रहे हैं, ऑर्गन फेल कितने हो रहे हैं डब्ल्यूबीसी की वजह से, अगर एनसेफेलाइटिस हो गया, ब्रेन एमरेज हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, ऐसा कुछ अंदर कलेक्शन हो गया है, तो ऑर्गन फेलियर की हिस्ट्री देखने के लिए हम सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएजी, पैट स्कैन, ये सारी जांचें करवा सकते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ ऑर्गन फेलियर, फॉर असेसमेंट ऑफ ऑर्गन फेलियर और डैमेज, फेलियर और डैमेज। सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएजी, पैट स्कैन फॉर असेसमेंट ऑफ ऑर्गन फेलियर और डैमेज। इसके अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारे करेंगे, उसी से आपको सस्पेक्ट होगा। बहुत जल्दी जल्दी हटा रहे हो, जल्दी जल्दी नहीं हटा रहे हैं, आप लिख लो। माइलेज का मतलब होता है मसल सैक होना और अनईजीनेस फील होना, जैसे आपको होता ही रहता है पढ़ाई करते वक्त। जो आपको सिम्टम आ रहे हैं वो सारे ल्यूकेमिया के हैं बच्चों, हालांकि आपको ल्यूकेमिया है नहीं, लेकिन ये थकान वाले जो सिम्टम आपको आते रहते हैं क्लास लेते लेते, वो सारे सिम्टम ल्यूकेमिया के ही हैं। फटाफट लिख दो, यस बोलो, लिखने के बाद फिर चलते हैं। जल्दी जल्दी हटा रहे तो इतना धीरे क्यों लिखते हो आप? पहले कमेंट लिखते हो, फिर पेन लेकर के कॉपी में लिखते हो, इसलिए आपको समय ज्यादा लगता है। आपको जो सुबह से सिम्टम आ रहे हैं वो सारे ल्यूकेमिया के सिम्टम है बच्चों, हालांकि आपको ल्यूकेमिया है नहीं। अगला आपका है बच्चों ब्लड इन्वेस्टिगेशन। मेन इंपॉर्टेंट आपको डाउट यहाँ से होगा, अगर कोई मरीज आता है और उसके अंदर आपने सीबीसी की और डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है,
और मरीज हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन के साथ आता है। सीबीसी में आपको होता है डाउट, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेज होती है डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा जांचें तो सारी करनी है, केएफटी, एलएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एपीटीटी, पीटीआईएनआर एंड जो है पीटीआईएनआर एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट, केएफटी, एलएफटी, पीटीआईएनआर एंड सीटीबीटी, ये सारा करना है ही। इसके अलावा आपको पीबीएफ करना है। जब आपको लगे कि आपकी डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर इन्फेक्शन की वजह से है या उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ सेल करता है पीबीएफ के अंदर। पीबीएफ सैंपल जो है आप हेमेटोलॉजिकल लैब में भेजते हो और इसके अंदर पेरिफेरल ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी देखी जाती है। इसमें पता चल जाता है कि ये आरबीसी इमैच्योर है सारी की सारी, सॉरी डब्ल्यूबीसी नॉट आरबीसी, पेरिफेरल ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब आदमी की दिखावट कैसी है, अच्छा बना हुआ है या नहीं। जैसे कि आपकी शक्ल देख के पता चलता है कि तुम नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले लगते हो, वैसे ही ऐसे आपकी सारी की सारी ब्लड सेल की स्टडी करते हैं और सारी की सारी डब्ल्यूबीसी या इमैच्योर निकलेगी, तब आपको पता चलेगा। टेस्टिकुलर कैंसर नहीं करवा देंगे लास्ट में। टेस्टिकुलर कैंसर वैसे भी बहुत छोटा कैंसर है, अगर आपका रह भी गया है कोई बात नहीं, लास्ट में तुम याद दिला देना, उस दिन लास्ट में आपको 15 मिनट में टेस्टिकुलर कैंसर पढ़ा देंगे, ठीक है। टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर सबसे स्पेसिफाइड एक ही सवाल आता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेस्टिकुलर कैंसर, जवाब देना है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। यहाँ पे देखो पेरिफेरल ब्लड फिल्म मॉर्फोलॉजी में सेल की स्टडी की जाती है और यहाँ सारी की सारी इमैच्योर डब्ल्यूबीसी निकल जाती है और तब डॉक्टर बोलता है कि एक काम करो, टाइप ऑफ ल्यूकेमिया कौन सा है इसका डायग्नोसिस करने के लिए बोन मैरो बायोप्सी लो। क्या करो? तो कन्फर्मेटिव क्या है बच्चों, यहाँ पे कन्फर्मेटिव है बोन मैरो बायोप्सी। कन्फर्मेटिव बोन मैरो बायोप्सी। और बोन मैरो बायोप्सी लेने के लिए जो निडल यूज़ की जाती है उसका नाम है जामसिदी निडल। एस्पिरेट करना हो बोन मैरो या बोन मैरो में जो भी निडल डाली जाती है उस निडल का नाम है जामसिदी निडल। ये निडल आती है एग्जाम में, कभी तो फोटो आता है, कभी पूछा जाता है कौन सी निडल, जामसिदी, जामसिदी निडल। इसको टीप लो, उसके बाद मैं आपको बोन मैरो बायोप्सी लेते हुए पिक्चर दिखा देती हूँ, कई बार फोटो आता है बोन मैरो बायोप्सी का।
यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, ये निडल जैम सीधी निडल है। बोन मैरो एस्पिरेशन की मोस्ट कॉमन साइट होती है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। वहाँ पे नहीं ले पाओ तो हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। वहाँ भी नहीं ले पाओ तो स्टर्नम वाली हड्डी। ये है आपका पैलिक वाला हड्डा, क्रिस्ट, एलियक क्रिस्ट जिसको आप बोलते हो, इलियक क्रिस्ट। वहाँ से ये निडल डाली जा रही है और बोन मैरो एस्पिरेट किया जा रहा है। आप देखना चाहे तो देखें। तो मोस्ट कॉमन साइट जो होती है उस साइट का नाम है पोस्टीरियर, मतलब ऊपर। सुपीरियर का पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, इसलिए आदमी उल्टा सो रहा है। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। पोस्टीरियर, सुपीरियर। इलियक स्पाइन मतलब आपका इलियम, पेल्विस का इलियक स्पाइन। इलियक स्पाइन, इलियक स्पाइन, ये मोस्ट कॉमन साइट है। किसमें? एडल्ट में। किसमें? एडल्ट में। सेकंड एंटीरियर, अगर यहाँ नहीं मिला तो सेकंड साइट क्या है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। सुपीरियर इलियक स्पाइन। और थर्ड, जब ये भी ना मिले तो स्टर्नम की हड्डी। बोन मैरो आपका कहाँ कहाँ होता है? सारी बॉडी की लॉन्ग बोन के अंदर। जन्म से पहले बोन मैरो का साइट जो आपकी हेमेटोपोइटिक साइट लीवर और यॉर्क सैक रहते हैं। उसके बाद जन्म के समय सारी हड्डियों से होता है। जन्म के बाद कुछ उम्र आपकी चिल्ड्रन वाली एज जाती है, उसके बाद में क्या होने लग जाता है बच्चों आपका? तो हम कहते हैं सारी की सारी लॉन्ग बोन में होता है एडल्ट में। ये तो है एडल्ट की। अगर हम बात करें चिल्ड्रन की बच्चों, चिल्ड्रन में कहाँ से बोन मैरो एस्पिरेट करते हैं? वैसे तो लेते नहीं है और मजबूरी लेना पड़े तो चिल्ड्रन के अंदर होता है पोस्टीरियर टीबिया। पोस्टीरियर टीबिया, पोस्टीरियर टीबिया बोन। टीबियल बोन जो होती है बच्चों के अंदर एस्पिरेशन साइट, वो है चिल्ड्रन में। हो गया क्लियर? दिख गया? अब लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। टीप लिया? बहुत बढ़िया। आप बोलते हैं और हम टीपते जाते हैं, और बढ़िया क्या चाहिए इससे बढ़िया? ऐसे बच्चे दुनिया में मिलते नहीं। ये लिख लिया? चलो, आपने बढ़िया किया। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला कंडीशन है कि ये तो था आपने डायग्नोसिस कर दिया। अब आपकी हेडिंग है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर ल्यूकेमिया का रेडिएशन इज ए नॉट गुड चॉइस फॉर ट्रीटमेंट। रेडिएशन कहाँ कहाँ के दोगे भाई? रेडिएशन अगर आपको देनी है तो आप कहाँ पे दोगे रेडिएशन? क्योंकि रेडिएशन WBC आपकी बॉडी में हेड टू टो हर जगह ट्रेवल कर रही है, और फिर आप कहाँ कहाँ लगाओगे? तो आप नहीं लगा सकते। और बोन मैरो के ऊपर आपने लगा दिया अगर रेडिएशन, तो उसकी वजह से सिर्फ WBC वाले हालात चेंज नहीं होंगे, WBC की वजह से नहीं, दूसरे वाले हालात भी चेंज हो जाएंगे। कौन कौन से? तो जो आपका प्लेटलेट और RBC बनने वाला जो फॉर्मेशन है वो भी गड़बड़ हो जाएगा, पूरी डैमेज हो जाएगी जर्म सेल। तो रेडिएशन नहीं लगा सकते आप। इसके अलावा आपका जो होता है वो होता है कि सर्जरी ऑल्सो नॉट गुड। सर्जरी ऑल्सो नॉट गुड ऑप्शन फॉर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के अंदर सर्जरी भी इलाज नहीं है। क्यों? सर्जरी कहाँ पे करोगे WBC को बाहर निकालने के लिए? तो एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है ल्यूकोफेरेसिस करना। ल्यूकोफेरेसिस के अंदर इमैच्योर और एक्सेसिव WBC को रिमूव कर देते हैं ब्लड से। जैसे आप हीमोडायलिसिस करते हो तो एक आपका ब्लड बाहर आता है और फिल्टर्ड होकर के वापस बॉडी में जाता है, वैसे ही ब्लड वापस बाहर आएगा ल्यूकोफेरेसिस मशीन से ल्यूको फिल्टर्ड करके फिर वापस ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसा प्रोसीजर भी कब तक करोगे? ये फाइनल नहीं है। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है किसके साथ में? जब आप कीमोथेरेपी स्टार्ट करोगे ल्यूकेमिया वाले मरीज में, डायग्नोस होते ही मरीज का इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब आप कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे उसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन होगा, क्योंकि आप बोन मैरो को सप्रेस करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोन मैरो की माइलॉइड सेल और लिम्फोइड सेल के द्वारा ये अबनॉर्मल एक्सेसिव WBC बन रही है, इसलिए हम बोन मैरो सप्रेस करना हमारी मजबूरी है। और जब वो आप करते हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हालात ये भी होता है कि RBC और प्लेटलेट भी गिर जाते हैं। जब वो गिरते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट एसोसिएट। कैसे करने पड़ते हैं कि WBC कम हो रही है तो ल्यूकोफेरेस जो है अपन ल्यूकोसाइड ट्रांसफ्यूज करते हैं, और आपका HB गिर रहा है तो हम कंप्लीट ब्लड जो होता है वॉल ब्लड वो ट्रांसफ्यूजन करते हैं। प्लेटलेट गिरती है तो RDP SDP करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर में गड़बड़ आती है FFP और क्रायो लगाते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट एसोसिएट जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको रिजॉल्व करने का तरीका है। ये ल्यूकेमिया का इलाज नहीं है, ये कोई ल्यूकेमिया का इलाज नहीं है। ल्यूकेमिया का इलाज में आप कीमोथेरेपी दोगे, उसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन होगा और कोगुलेशन प्रोफाइल और ये सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन के लिए हम रेडी रहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं। सर्जरी भी कहाँ करोगे भाई? सर्जरी भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो फिर ऑप्शन क्या है? बेस्ट चॉइस बनता है कीमोथेरेपी। अभी आ तो इलाज ये है कि कीमोथेरेपी करा लो, लेकिन एंड क्या है डेफिनेटिव? तो जवाब देना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके बोन मैरो खुद ही चेंज कर दो जहाँ WBC बन रही है। तो बेस्ट चॉइस है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारी ड्रग है ल्यूकेमिया के अंदर, डॉक्सीरूबिसिन, डायनारोबिसिन, इसके अलावा एटोपोसाइड भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको जो है एक एजिटाटिडिन ड्रग आती है वो दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आती है कीमोथेरेपी की, जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके की दवाई दें इस हालात में। तो वो हालात देकर के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सी कीमो ड्रग देनी है। तो ज़्यादातर टाइम आपने हॉस्पिटल में एक ड्रग यूज़ होते हुए देखा होगा, हालांकि ये भी इस आपकी जो है ड्रग कौन सी है, ये ड्रग आपकी ज़्यादातर एंटीबायोटिक एंटी ट्यूमर कैटेगरी की होती है। एजिटाडिन ड्रग। इसके अलावा आपकी कीमो के अंदर जो है एटोपासाइड, डॉक्सीरूबिसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऐसी सारी दवाइयाँ यूज की जाती है। हालांकि बहुत सारी कीमो ड्रग यूज की जा सकती है, ग्रुप ऑफ ड्रग का मिक्सर दिया जाता है यहाँ पे। तो कीमोथेरेपी जो है आप दोगे, अब इसके जो साइड इफेक्ट आएंगे उसके लिए आपको ट्रांसफ्यूजन करने पड़ते हैं। अगला एक प्रोसीजर होता है जिससे कुछ समय के लिए मरीज को राहत मिले, वो प्रोसीजर है ल्यूकोफेरेसिस। क्या है बच्चों? ल्यूकोफेरेसिस। अब ल्यूकोफेरेसिस क्या है?
ल्यूकोफेरेसिस की इमेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ल्यूकोफेरेसिस के अंदर रिमूव इमेच्योर और एक्सेसिव इमेच्योर और एक्सेसिव ल्यूकोसाइट थ्रो मशीन, ल्यूकोसाइट थ्रो मशीन रिमेन रीट्रांसफ्यूज कर देते हैं कंटेंट, ल्यूकोफेरेसिस मशीन। इसके अलावा डेफिनेटिव मैनेजमेंट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके जगह को ही सेटल कर दो पूरा। इसको लिखो, फिर अगले पेज पे मैं आपको मशीन की पिक्चर भी दिखाती हूँ। लिख दिया बच्चों, आगे बढ़े। अब धीरे धीरे धीरे, ये तुम्हारे हालात है ल्यूकेमिया वाले, ऐसे सिम्टम आते हैं तुम्हारे, नींदों में लिखते रहते हो, पढ़ना कुछ होता नहीं आपको। ल्यूकोफेरेसिस कैसे करते हैं? ल्यूकोफेरेसिस मशीन, तुम्हें लिखना हो तो लिख भी लेना इसको। और समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, वो समझो। यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर वेयर वाइट ब्लड सेल आर द सेपरेटेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ द ब्लड, यानी कि जो आप एस्पिरेट कर रहे हो, एक तरफ से आप देख पा रहे हो ब्लड बाहर आ रहा है, दूसरी वेन से वापस बॉडी के अंदर भेजा जा रहा है, और ये यहाँ पे चैम्बर लगे हुए हैं जिसके अंदर हम फिल्टर्ड कर रहे हैं, किसको? ल्यूकोसाइट को फिल्टर्ड करके निकाल रहे हैं। निकालने के बाद एक बैग में कलेक्ट हो रही है सारी ल्यूकोसाइट है, वाइट ब्लड सेल जो वाइट वाइट दिखा रखा है, और रिमेनिंग कंटेंट को वापस ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। द पार्ट ऑफ नोवेल फ्रॉम द CRT इम्यूनोथेरेपी कॉल्ड दैट इज CRT थेरेपी, ये इम्यूनोथेरेपी जो कैंसर का इलाज का पार्ट बनती है वो है। कैन बी यूज टू डिक्रीज WBC एंड ऑब्टेन वाइट ब्लड सेल फ्रॉम लेटर ट्रांसप्लांट, यहाँ पे इसको रिजर्वायर करके रख दिया जाता है, जब मरीज को रिक्वायरमेंट होगी खुद के WBC की उस दिन ट्रांसफ्यूज कर देंगे, लेकिन अब जब जरूरत नहीं है तो डायलिसिस की तरह फिल्टर्ड करके एक्सेसिव जो है उसको निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोफेरेसिस करना। अगली कंडीशन है कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या करोगे, इसको लिखना चाह रहे हो बच्चों तो लिख दो।
लिख दिया बच्चों ल्यूकोफेरेसिस। आगे बढ़े, ये क्लियर दिख रहा है ल्यूकोफेरेसिस आपको अब। नहीं लिखा, लिखने दो, लिखो भाई लिखो। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अगला है कि फिर आपसे पूछा जाता है डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। डेफिनेटिव मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस है, इसको अपन कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है। इसके बाद में रहती है नर्सिंग केयर, क्या करोगे ल्यूकेमिया वाले मरीज की, तो आपको एक लाइन के अंदर ख़त्म करनी है नर्सिंग केयर, वो है सेम एज कीमोथेरेपी। सेम एज कीमोथेरेपी। क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी इस मरीज़ को चलेगी और कीमोथेरेपी के अंदर जो भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइन है आपको लिखवाई है मैंने, वो सारी की सारी नर्सिंग मैनेजमेंट ल्यूकेमिया करेगा। कैसे? अगर मरीज़ के अंदर आरबीसी कम हो रही है, ब्लड लगा दो। मरीज़ के अंदर प्लेटलेट कम हो रही है तो फिर आप एसडीपी आरडीपी ट्रांसफ्यूज़ करो। अगर मरीज़ के अंदर जो है आपका क्लॉटिंग फैक्टर और ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, एफएपी और क्रायो प्रेसिपिटेट लगा दो। अगर मरीज़ के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो कल्चर भेजो और रिपोर्ट जो आए उसके अकॉर्डिंग मरीज़ के अंदर इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक दे दो। इसके अलावा मरीज़ के अंदर आपको हमेशा इंस्ट्रक्ट करना है कि आपके घर वालों को ज़्यादा अलाउ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा विजिटर नहीं होने चाहिए, कि रोज़ और फ्लावर हॉस्पिटल नहीं लाना है, हमेशा बॉइल्ड खाना खाना है, 20 मिनट से खुला पानी नहीं पीना है। और इसके अलावा जो है आपको अपने इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी की हाइजीन मेंटेन करना है। मरीज़ की सीबीसी कंटिन्यूसली 12 हार्ली सैंपल करके एडमिट मरीज़ का आपको डब्ल्यूबीसी और अदर ब्लड सेल के काउंट के हालात देखते रहना है। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट, केएफटी, एलएफटी, पीटीआईएनआर ये डिरेंज हो जाए तो इसको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। और इसके अलावा मरीज़ का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है। इसके अलावा आपको जो है इस मरीज़ को पब्लिक पैलेस पे जाने से मना करना है कि भैया जी आपके भले 80,000 डब्ल्यूबीसी है लेकिन काम की नहीं है, इसको तो बाहर निकालना चाहिए ल्यूकोफेरेसिस से। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस मरीज़ के अंदर नर्सिंग प्रायोरिटी जितनी आपको मैंने लिखवाई है वो सारी की सारी कीमोथेरेपी वाली ल्यूकेमिया के अंदर सेट कर दो, तो आपको बार बार पन्ने भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेम की सेम नर्सिंग प्रायोरिटी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगली कंडीशन आपकी है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या प्रोसीजर होता है और बोन मैरो किस तरीके से ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, कितना हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और कब एनग्राफ्टिंग होती है, इसकी हार्वेस्टिंग क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है, ये सारा प्रोसीजर अपन कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को शांति से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। और इसी के साथ में आज के सेशन को मैं देती हूँ विराम। वापस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।